जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 वीडियो को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, जहाँ से हमने क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में एंड किया था, आज उसके बाद से क्वेश्चन को हम लोग लेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न से किससे संबंध है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर वीडियो को क्या किया था दोस्तों, हम लोगों ने एंड किया था। आज हम लोग दोस्तों इससे आगे जो भी क्वेश्चन है घटना चक्र में दिए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उसे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? पहला कथन है दोस्तों, हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। तीसरा है दोस्तों, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया। यह भी बात सही है। फिर है दोस्तों, हरित क्रांति के लाभांश जो हैं, हरित क्रांति के अधिकांश लाभांश जो हैं दोस्तों नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है, एक तो सही है कि हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रही, यह बात बिल्कुल सही है। गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक थे, यह भी बात सही है। और मोटे अनाज की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, यह भी बात सही है। लेकिन यह जो फोर्थ स्टेटमेंट है दोस्तों, हरित क्रांति के अधिकांश भाग नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं मिले, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो दोस्तों मैंने पिछले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा मैं उसके केवल आंसर को ही बताऊंगा, फैक्ट्स को नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्स अगर डिस्कस करूं तो ये सब जो फैक्ट्स है वो काफ़ी पुराने फैक्ट्स है, जिनका कोई भी मतलब रेलिवेंट नहीं है। ये सब फैक्ट्स, जो रेलिवेंट फैक्ट्स रहेगा मैं उसे डिस्कस कर दिया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो याद रखना है दोस्तों, हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्यों में आते हैं कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखना, भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ वर्ष था वो 1966 था। और यह किस फसल से शुरुआत हुई थी? तो खरीफ के फसल से शुरुआत इसकी हुई थी दोस्तों। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा था दोस्तों? तो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में दिखाई दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन जो है दोस्तों, वह द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। जबकि भारतीय कृषि को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, यह सम्मिलित किया गया है इसमें द्वितीय हरित क्रांति में। फसल पश्चात खानदान में क्षति को कम से कम करना, यह भी शामिल है दोस्तों। और फसलों के भंडारण में सुधार, यह भी इसमें शामिल है। और ये फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों कि द्वितीय हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 18 जुलाई 2005 को भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के दौरान सुनाई पड़ा था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है जो कृषि करने में सहायक है? तो जैविक खेती जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गहन कंदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1 और 2। यानी इस पहल का उद्देश्य जो है दोस्तों, उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। दूसरा है, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है वो उसका नाम है दोस्तों विश्व बैंक। यानी राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण कौन करता है दोस्तों? तो विश्व बैंक करता है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। यह परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR और कृषि एवं सहभागिता विभाग यानी DAC द्वारा नवंबर 1998 से कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है? तो याद रखना है यह जो योजना है चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को क्या करता है दोस्तों? बीमाकृत करता है, यही सही है। जबकि यह गलत है। यानी इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो राइट पूछा जा रहा था, तो राइट क्या हो जाएगा? केवल 2 ही होगा। कब हुई थी शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत? तो याद रखेंगे 13 जनवरी 2016 को किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा। नेक्स्ट है दोस्तों, फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजना का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। AIC द्वारा वर्षा बीमा को खरीफ वर्ष 2004 के दौरान शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 में लागू की गई थी। प्रोफेसर VM दांडेकर को भारत में फसल बीमा का क्या माना जाता है दोस्तों? तो जनक माना जाता है। नेक्स्ट, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों यह कहाँ पर लागू किया गया था? तो यह कर्नाटक में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दूसरा है दोस्तों इसमें स्टेटमेंट, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि से शुरू की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों इसमें सही पूछा जाए तो केवल इसमें जो है दोस्तों 1 यानी स्टेटमेंट 1 ही सही है। यानी वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की कुल संख्या 9 है। तो सही पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 1, 2, 3 सही है। यानी काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट किया गया था? 1977 ईस्वी में। जबकि नीली क्रांति का संबंध जो है दोस्तों यह सरसों उत्पादन से नहीं है, बल्कि नीली क्रांति का संबंध आप लोग जानते होंगे दोस्तों यह किससे है? तो यह है दोस्तों मत्स्य पालन से। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है, हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना जो है दोस्तों जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना कब स्टार्ट किया गया था? याद रखेंगे 27 जनवरी 2003 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विशेष कृषि योजना उपज योजना का संबंध है। तो याद रखेंगे कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है दोस्तों विशेष कृषि उपज योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेंगे निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों 2008 में अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों यह प्रारंभ किया गया था 2011-12 में।
कौन सा दोस्तों? तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो आंसर है 1, 3, 4 यानी फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी इसमें जो है दोस्तों अल्पकालीन ऋण किसानों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष? तो याद रखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई थी दोस्तों सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, तो ये तो गलत है दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा कब स्टार्ट किया गया था, तो 1998-99 में यह स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो यह लाई गई थी दोस्तों 1998-99 में। नेक्स्ट है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो याद रखना है दोस्तों हैंड बुक ऑफ जो एग्रीकल्चर है किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो यह प्रकाशित होती है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। नेक्स्ट है NAFED संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों कृषि विपणन से। तो NAFED संबंधित है किससे दोस्तों? तो कृषि विपणन से। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NAFED कहा जाता है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 में जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और यह कैसा संगठन है दोस्तों? तो सहकारी संगठन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया यह कौन सा है दोस्तों? तो नेफेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी है दोस्तों? तो इफ्को जो है दोस्तों वह भारत में कृषि सामानों के निर्यात से संबंधित नहीं है, जबकि नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC जो है दोस्तों वह भारत में कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित है। इफ्को क्या है दोस्तों? तो इफ्को जो है रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन, निर्यात एवं इसे आयात करने वाली संस्था है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में, याद रखें, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों इसे यानी विनियमित यानी रेगुलेट किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो मुख्यालय है वह पेरू के लीमा में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, तो सुनहरे यानी गोल्डन राइस में जो प्रचुरता किसकी अधिक है दोस्तों? याद रखेंगे इसमें गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो कृषि उत्पादों की जो मांग है दोस्तों वह स्थायित्वहीन में पाई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा।
नेक्स्ट है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी दोस्तों पंतनगर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये उत्तराखंड में है। और भारत में प्रथम जो कृषि विद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1960 ईस्वी में की गई थी, यही पंतनगर में उत्तराखंड के। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्षों के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, और चौथा है दोस्तों प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र, यानी इसमें फर्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा होगा? तो कृषि विज्ञान केंद्र। सेकंड में आ जाएगा दोस्तों प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, और थर्ड में देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, और लास्ट हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्था स्थित है। तो काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है, विभिन्न जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे में एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें भी ये सब सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह हैदराबाद में स्थित है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है तो कहाँ पर दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों झांसी में। सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था दोस्तों? तो याद रखना है झांसी में स्थित है, यानी यूपी के झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है नीड़ू मीड़ू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों नीड़ू मीड़ू जल संग्रहण जो कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों ये दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है आवश्यक हेतु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो केवल दो सही है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु, यही केवल सही है दोस्तों। जबकि चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सामूहिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो यह अनुमोदित करता है दोस्तों आर्थिक मामलों की कैबिनेट जो कमेटी होती है, वही जो है दोस्तों गन्ने के उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य का निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ने के उचित मूल्य एवं लाभप्रद कीमत यानी एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है दोस्तों? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, दो बार आ चुका है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों अगर आप विभिन्न स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी जेपीएससी ये सब देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखें जो सवाल जो है आईएएस और यूपी पीसीएस ये समय रिपीटेड हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समितियां। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है दोस्तों प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर दिया भी गया है भारतीय खाद्य निगम हेतु खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में क्या क्या है? तो अधिग्रहण लागत है और वितरण लागत दोनों शामिल किया गया। और अधिग्रहण लागत में है दोस्तों एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और इधर है दोस्तों प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल यानी प्रापण प्रासंगिक प्रभार। तो याद रखेंगे दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का पर प्रमाण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दूसरा कथन दिया गया है दोस्तों अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में
उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों के दोनों गलत हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखना है दोस्तों, मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है कितने फसलों के लिए दिया जाता है अभी, तो 22 फसलों के लिए दोस्तों। इस सिफारिश के आधार पर ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु अनुशंसित फसलें कौन कौन से हैं, तो अनाज में है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। दालें में है दोस्तों चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर सीड तथा 4 वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा दोस्तों, तो याद रखना है कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। भारत सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। याद रखना है दोस्तों कितने फसलों के लिए, तो कुल 25 फसलों के लिए जो है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हालांकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। तो याद रखेंगे ये सभी के सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और भी ये दोस्तों उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत ही घोषित किया जाता है। प्रत्येक फसल के लिए जो भी एमएसपी निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में एक समान होती है। हालांकि अभी एक ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाया गया है जहां अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जो गया हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। हालांकि सरकार एमएसपी 25 फसलों के लिए जारी करता है, परंतु खरीद मुख्यतः चावल, गेहूं और कपास की खेती है। याद रखना है दोस्तों खरीद भी कई राज्यों में सीमित होता है जिससे सभी किसानों को एक बराबर लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है दोस्तों इज ग्रेटर देन C2 लागतें से होती है। यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। अभी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है दोस्तों तो मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये करता है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कितने फसलों पर वर्तमान समय में दिया जाता है दोस्तों, तो 25 फसलों पर वर्तमान समय में दिया जाता है। तो याद रखना है कब इसका गठन किया गया था कृषि मूल्य आयोग का, तो 1965 ईस्वी में। और वर्ष 1950 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ये भी याद रखना है। इस संस्था द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर जबकि सरकार द्वारा बोले तो दोस्तों कितना फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछ सकता है दोस्तों। अगर सरकार शब्द लग जाए तो 25 फसलों के लिए दिया जाएगा, लेकिन अगर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दे दिए दोस्तों तो वह 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। तो सरकार पूछे तो 25 और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोले तो दोस्तों 22 फसल। याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है, तो याद रखेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है, यानी एमएसपी लागू करती है दोस्तों, तो याद रखेंगे 22 फसलों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, तो वह है दोस्तों कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कितने फसलों के लिए दोस्तों एमएसपी जारी करता है, तो याद रखना है 22 फसलों के लिए। सरकार पूछे तो 25 फसलों के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत एवं और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है, यह बात बिल्कुल गलत है। 32 नहीं बल्कि 22 फसलों के लिए दोस्तों, याद रखेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ना तो 1 ना तो 2। तो कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत जो है दोस्तों 23 फसलों वो यहाँ पर दिया गया 23 फसलों के लिए 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है दोस्तों। और सरकार जब बोला जाए दोस्तों तो सरकार 25 फसलें, मैंने 22 बोल दिया था, सॉरी। नेक्स्ट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय,
और क्या है दोस्तों, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा। तो ये तीनों के तीनों इसके उद्देश्य सही है दोस्तों। चौथा गलत है, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय इसके द्वारा नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समर्थित मूल्यों पर खदानों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो यह क्या सुनिश्चित करती है दोस्तों, तो कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य देता है। यह सार्वजनिक वितरण के लिए खदानों का भंडारण भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। सही बात है दोस्तों। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। और दिया गया दोस्तों, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आपसे सही पूछा जा रहा था दोस्तों, तो इसमें केवल दो ही सही है। तो याद रखेंगे, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। यह बात बिल्कुल सही है। और यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। जबकि यदि बाजार मूल्य ज़्यादा हो तो किसान सरकार को बेचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चौथा है दोस्तों, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 2 और 3 ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफ़ी, रागी, मूंगफली, तिल और हल्दी। निम्नलिखित में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन कौन सा है वो। तो सुपारी तो नहीं होगा। कौन कौन सा होगा, तो जौ होगा दोस्तों, रागी होगा, मूंगफली होगा और तिल होगा दोस्तों। इनकी जो घोषणा है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष। तो याद रखना है दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना है 1965 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। और 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है। तो याद रखना है दोस्तों, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा जो है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। वर्तमान में कितने फसलों पर दे रही है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो 23 फसलों पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो यह देता है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो 2013 का डाटा है था दोस्तों, तो यह कितना है, तो 1350 रुपये पर क्विंटल दिया जाएगा दोस्तों। अब कितना है 2022-23 में गेहूं के लिए, तो याद रखेंगे 2015 रुपये प्रति क्विंटल है 2022-23 में। तो ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 के दौरान है। तो यह है दोस्तों 1750 रुपये पर क्विंटल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है। तो वह राज्य है दोस्तों केरल। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। नेक्स्ट, मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 के लिए रुपए था। तो 900 रुपये है दोस्तों। तो काफ़ी पुराना डेटा है। अगर लेटेस्ट बात करें दोस्तों, तो अभी कितना है, तो याद रखेंगे 5275 रुपये। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह है, तो वह क्या कहलाता है, तो अधिप्राप्ति मूल्य कहलाता है दोस्तों। यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिप्राप्ति मूल्य। और एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों, अधिप्राप्ति जो मूल्य होता है यानी प्रोक्योरमेंट जो मूल्य होता है, और वो जो होता है हमेशा दोस्तों एमएसपी से ऊंचा होता है, यानी ऊपर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं। तो याद रखना है दोस्तों, वसीली कीमतों के नाम से जानी जाती है उन कीमतों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है। तो नगद फसल कौन सी एक नहीं है दोस्तों,
तो याद रखेंगे नकदी फसल कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर है सी। सोयाबीन जो है दोस्तों वह एक नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तंबाकू, कपास, रबड़, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है, जबकि सोयाबीन जो है दोस्तों नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो कौन सा है दोस्तों, तो खाने योग्य जो तेल है दोस्तों उसका हम क्या करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो याद रखना है दोस्तों अल्फांसो जो आम होता है उस प्रजाति का हम लोग जो है दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों अल्फांसो आम का, तो महाराष्ट्र है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाले आम की कौन सी प्रजाति है, तो वह है दोस्तों अल्फांसो। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर था, तो याद रखना है दोस्तों 4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों किसी फर्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं है, जबकि बीज, उर्वरक और सिंचाई तेल इसमें शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है, तो याद रखना है दोस्तों कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है उद्देश्य उसका क्या है, व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव और उत्पादक नियोजन कैसा है, ये सभी के सभी कृषि वित्त के सिद्धांत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये जो हैं दोस्तों ये कृषि वित्त के स्रोत है। तो इसका राइट है सभी के सभी जो है कृषि वित्त के स्रोत है, यानी सरकारी समितियां, व्यापारिक केंद्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरा है DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल ये। DCCB का एक प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है दोस्तों। नेक्स्ट है किसानों को उसकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकता के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोत में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है दोस्तों, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को लोन दिया जाता है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, RRB यानी रूरल जो बैंक है दोस्तों उसके द्वारा दिया जाता है, और गैर सरकारी उधार जो दाता है दोस्तों उनके द्वारा भी किसानों को ऋण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है, तो याद रखना है दोस्तों निजी धन उधार देने का जो प्रचलन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में याद रखना है दोस्तों वो अंशदान नहीं देता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों भूमि विकास बैंक द्वारा जो है दोस्तों दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, और यह VBI सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किनके द्वारा दिया जाता है, तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो वाणिज्यिक बैंक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न है, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे निम्न में इनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद है दोस्तों सहकारी बैंक, और तीसरा मतलब लास्ट में कौन आ जाएगा दोस्तों, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियां में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो किसकी हिस्सेदारी है दोस्तों, याद रखेंगे वाणिज्यिक बैंक की अधिक हिस्सेदारी है दोस्तों कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों में। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि एवं संबंधित क्रियाओं हेतु
सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है तो कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है विदेशी निजी बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों संप्रग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है तो कौन सा प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों संप्रग में? तो याद रखना है दोस्तों ऋण भुगतान में जो माफी है दोस्तों उसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है तो याद रखना है क्यों लिया गया है दोस्तों? तो कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए यह भारत सरकार के द्वारा कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये सवाल है दोस्तों, ऐसे सवालों को वीवीआई करके रखें। तो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे वो है दोस्तों कर्नाटक। और भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी राज्य कर्नाटक है। इसके बाद किसका नंबर आता है? तो आंध्र प्रदेश का आता है, पश्चिम बंगाल का आता है और लास्ट में किसका आता है दोस्तों? तो तमिलनाडु का आता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र का जो वीडियो रह गया था यानी जो क्वेश्चन रह गया था दोस्तों उसको आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।